नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि आमतौर पे 4 जीएस के पेपर होते हैं, जिनमें जीएस पेपर 2 होता है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन का। अब इस सेकंड पेपर का हर एक टॉपिक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट में कवर कर रहा हूं। ये बताता चलूं कि मैं आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे YouTube पे किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं, एवरीथिंग इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो पहली चीज कि ये पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे ना तो आपको जीएस पेपर 2 के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। आपको 2 काम करना है। पहले तो 15 मिनट ये वीडियो है, इसको देखिएगा, 10-12 मिनट की है। उसके बाद 10 मिनट इसी पे एक प्रश्न लिखना है। पहले मैं बता दूं कि इससे प्रश्न क्या आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये कौन सा एक्ट है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप इसका यूज प्रीलिम्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न क्या आ सकता है मेंस में? जो मेन पॉसिबल क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है। पहला कि व्हाट आर द चेंजेस मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पहले से क्या क्या बदलाव किया गया 1858 के भारतीय सरकार अधिनियम में। और दूसरा ये है कि हाउ दिस अधिनियम, ये 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं, जब अंग्रेज भारत में आए ना तो भारत में 1600 में मर्चेंट एडवेंचर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो आई और 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया उसने। शुरुआत में उसका काम सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया, 1765 तक उसने सिर्फ व्यापार किया, लेकिन इस दरमियान में उसने ये पाया कि यहाँ के लोग तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इन लोगों को पैसे की लालच दो तो ये अपने देश को भी भेज देंगे, और हुआ भी यही। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने मात्र 26 लाख रुपए सालाना लिए, किनसे? लॉर्ड क्लाइव से, और उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार भेज डाले। दीवानी अधिकार का मतलब होता है आमतौर पे सिविल मामले, ध्यान से सुन लीजिए, सिविल मामले और राजस्व के मामले, ये दीवानी अधिकार होते हैं। ठीक, तो इन अधिकारों को उसने बेच दिया। किसको बेच दिया? रॉबर्ट क्लाइव को। कितने में? 26 लाख में शाह आलम द्वितीय ने पूरे अधिकार बेच डाले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। यहां से अंग्रेजों को लगा, अरे हम तो पूरा भारत खरीद सकते हैं इनसे, तो इनकी हरकतों को देख करके तो उन्होंने यही सोचा होगा। तो फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे 1765 में जब दीवानी अधिकार मिल गए तो वहां जो अंग्रेज बैठे थे, कहां पे? ब्रिटिशर्स, कहां पे? लंदन में, ब्रिटेन में। उन्हें लगा यार अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे क्या कर रही है, राजनीतिक की ओर बढ़ रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना शुरू किया। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1793 में पहला चार्टर्ड एक्ट आया। धीरे धीरे करते 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 पहले उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये जो कंपनी के काम थे इसको सेंट्रलाइज करना शुरू किया, एक साथ करना, कि सारी पावर एक को दे दी, कैसे काम चलेगा। धीरे धीरे नियमावली बना दी, एक कानून बना दिया। और 1857 में हो गया विद्रोह। 1857 में हो गया विद्रोह, क्योंकि भारतीयों ने इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। उस विद्रोह में भी कुछ गद्दार ऐसे थे जो विदेशियों के साथ थे। इस वजह से 1857 बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, लेकिन ये पहला देश का स्वतंत्रता संघर्ष था। उसके जस्ट बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि अब ये कंपनी वालों से नहीं चलने वाला, हमें सीधे पूरी सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो 1858 में ब्रिटिश ने ये कंपनी के हाथ से सारी चीजें ले ली और किसके नाम से अब भारत में शासन करने लगे? इन हर मेजेस्टी। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या था कि अब भारत को किससे गवर्न किया जाएगा? इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, महामहिम के नाम से। हर मेजेस्टी का मतलब जो ब्रिटेन की महारानी है, तो वो किस नाम से होगा? भारत वॉज टू बी गवर्न बाय। अब भारत किससे गवर्न होगा? इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। भारत अब भारत नहीं रह गया, भारत हो गया उनके अंडर में। किसके? ब्रिटिशर्स के। पहला। दूसरा, अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम हो गया था कि भारत का जो गवर्नर था, पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया 1773 में। उसके बाद एक और स्टेप हुआ 1833 में, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया।
ठीक। अब ये गवर्नर जनरल निरंकुश ना हो जाए, अपना डिक्टेटरशिप ना करने लगे भारत का गवर्नर जनरल, तो एक दिमाग लगाया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने क्या किया कि पहला काम किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज कर दिया। अब उसको कहा जाने लगा वायसराय, यानी द गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन वाज चेंज टू बी द वायसराय ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो वायसराय है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। ये आदमी आए, ब्रिटेन से कोई भी आदमी आए यहाँ गवर्नर जनरल बन जाए और निरंकुश हो जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सचिव के पद की सृजन किया, यानी दे स्टार्टेड ए न्यू ऑफिस, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक सचिव की स्थापना की, यानी एक नया पोस्ट सृजन किया। स्टेट क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये उसने बनाया। और उसकी रिपोर्टिंग यहां नहीं दी, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट में करी। ध्यान से सुनिएगा, किसको कंट्रोल करने के लिए किया होगा? एक तरीके से भारत में शासन करने के लिए, भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कि क्या कर रहा है गवर्नर जनरल। ऑल्दो गवर्नर जनरल ब्रिटेन का ही होता था, लेकिन फिर भी उसको भी कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने एक सचिव बनाया। और उसकी रिपोर्टिंग इधर इंडिया में नहीं करी, उसकी पूरी रिपोर्टिंग करी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यानी कुछ भी हो रहा होगा तो उसकी रिपोर्टिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट में देगा सचिव, अपना प्यादा यहां बिठा दिया। और उसकी सहायता के लिए नेक्स्ट काम क्या किया, 15 सदस्यीय एक काउंसिल बना दी। उसको हेल्प करने के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल बना दी। और ये सचिवालय, जो स्टेट सेक्रेटरी का काम था, वो था उसको गवर्नर जनरल को सलाह देना किसी भी काम में। एडवाइजरी बॉडी थी ये, किसी को भी सलाह देती थी। 15 लोगों की टीम लगा दी, वो उसको सलाह देती थी और वो सारे मामले यहां करके जाके बताता था ब्रिटिश में पार्लियामेंट में। ये काम हुआ इंपॉर्टेंट। एक और काम हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, वो दोनों यहां से अबॉलिश कर दिए गए। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। एक और सबसे खास है जो मैंने यहां नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, वो मैं आपको बता रहा हूं और आपको उसी पे प्रश्न लिखना है। पहली बार 1858 में भारतीयों को कहा गया कि अब सिविल सर्विसेज की जो भर्ती होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो सिविल सर्विसेज की भर्ती होगी वो मेरिट बेस पे ओपन कंपटीशन के आधार पर होगी एंड इंडियंस कैन आल्सो इंट्रोड्यूस इन दैट। भारतीय उसमें शामिल हो सकते हैं, पहली बार यहां बताया गया। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस 1858 के। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। प्रश्न क्या आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पहला। दूसरा आएगा क्या कि ये एक्ट सिविल सर्विसेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रश्न प्रोबेबल हैं इससे। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद कहां पे जाएं, टॉपर्स कोड की मेंस की टेस्ट सीरीज पे जाएं। यूपीएससी वाले यूपीएससी में, पीसीएस वाले पीसीएस में। और वहां पे जाने के बाद सबसे पहला काम करें, क्या करें, इसको खूब बढ़िया से पढ़ें और बिना देखे इसी प्रश्न का, क्या 1858 के इंपॉर्टेंट फीचर्स के क्वेश्चन को लिख लें और आंसर इवैल्यूएटर में, और उसको तुरंत जांचें। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। डेली शाम को 7 से 8 के बीच में ये क्लास अपलोड होती है।